नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 21 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने नया लेबर कोड लागू कर दिया है और इस लेबर कोड के अंदर आपके 4 कोड हैं और उन्हीं कोड को ध्यान में रखते हुए मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। लास्ट वीडियो जो मैंने इसके ऊपर बनाई थी, बेसिकली एक वीडियो मैं बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको 50% रूल क्या है उसको एक्सप्लेन किया था। आज की वीडियो में जो आपका लेबर कोड का जो पहला कोड है, वेज वेज कोड यानी कि कोड ऑन वेज 2019, बेसिकली यहां से हम शुरू करेंगे और यहां से शुरू करते करते हम जो चारों कोड हैं, आईआर कोड है, आपका सोशल सिक्योरिटी वाला कोड है और आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी वाला कोड है, इन चारों कोड को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मैं आपको यहां पर पढ़ा नहीं रहा हूं। ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहां पर कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, चीजें समझाऊंगा। ये वीडियो जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो है ही भाई, वो तो इनको अच्छे से अगर समझना चाहते हैं तो उनके लिए तो है ही, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर है, किसी कई जगह पर कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया या कोई हेल्पर हो गया। ये उन लोगों के लिए है। दूसरा, ये वीडियो जो प्लेटफॉर्म वर्कर हैं उनके लिए है, गिग वर्कर हैं उनके लिए है, जैसे कोई जोमेटो में काम कर रहा है, क्योंकि नए वेज कोड में जोमेटो वर्कर हो गए, स्विगी वर्कर हो गए, ओला उबर वाले वर्कर हो गए, जो मैन पावर हो गई, उनको भी इसमें कवर कर लिया है। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। तो यहां पर ये बात अपने माइंड में रखिएगा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको जागरूक करूंगा। अब जागरूक करने का मतलब क्या है भाई? अगर आपको सही जानकारी होगी, सही इंफॉर्मेशन होगी, तो आप अपने एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं कि भाई मुझे कम पैसा क्यों मिल रहा है। आप अपने हक की बात उससे कर सकते हैं। कहीं पर आपकी सैलरी से कोई डिडक्शन हो गया, अब आप मान लो अपने सुपरवाइजर के पास गए, तो या एम्प्लॉयर में किसी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके पास गए, अब वो जानता है आपको तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो आपको गोलमोल घुमा देगा। जब वो गोलमोल घुमाएगा तो आप उसको उससे काउंटर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको जानकारी नहीं होगी। तो इसीलिए अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दूसरा, ये जो वीडियो सीरीज स्टार्ट होगी, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं अपने चैनल पर। उस चैनल में जो प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट में आपको हर जो वीडियोस मिलेंगी, उन वीडियोस को आपको अच्छे से देखना है, पूरा डिटेल में देखना है और अच्छे से चीजों को समझना है, तभी आप अपने हक की बात कर पाओगे। नहीं तो आपको कोई बेवकूफ बना देगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने 50% रूल को एक्सप्लेन किया था। बेसिकली नए वेज कोड के अंदर जो 50% रूल है वो क्या है, आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिल सकती है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। आज की वीडियो में मैं आपको बेसिकली कोड ऑन वेज 2019 के जितने भी क्लॉजेज हैं, अब एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा और एक एक करके आपको वीडियोस आपके सामने लेकर के आऊंगा और आपको मजा भी आएगा चीजों को समझने में कि हाँ, अच्छा ये चीज होती है, अच्छा मुझे इतना कम पैसा क्यों मिल रहा है। आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी, बिल्कुल प्रैक्टिकल ये होगा, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, कोई किताबी ज्ञान नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए किताबी ज्ञान जो एलएलबी कर रहे हैं उनके लिए तो है ही, बट यहां पर आपका एग्जांपल्स के साथ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले तो वेजेस क्या है। हालांकि मैंने 50% रूल में बताया था कि वेजेस के अंदर आपके क्या क्या कंपोनेंट आएंगे। अब मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा। वेजेस के अंदर आपके 3 कंपोनेंट होंगे, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस। इसके अलावा जो भी है वो आपके अदर अलाउंसेस में काउंट होंगे। इसके अलावा जो भी है अदर अलाउंसेस में काउंट होंगे। जो 50% रूल था उसमें यह बोला गया था कि ये जो कंपोनेंट है 50% होना ही चाहिए। ये 50% तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो अदर अलाउंसेस हैं वो 50% से हमेशा क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये 50% रूल था। अगर इसको आप और डिटेल में समझना चाहते हो तो चैनल पर जाओ, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है जी, चलो अब मैं ये बता देता हूं इसके अंदर अदर अलाउंसेस में क्या क्या है
जो इस वाली जो वेजेस में आपका काउंट नहीं होगा, वेजेस में इसको नहीं लेना है, ये वाली चीजें अलग है, ये अलग है, ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या क्या है जो वेजेस में नहीं है, बोनस हो गया, है ना, हाउस अकोमोडेशन के लिए मान लो कि किसी कंपनी ने आपको पैसा दिया, वो हो गया, मान लो बिजली का बिल या पानी के बिल का जो पैसा है वो हो गया, वो नहीं इसमें इंक्लूड होगा। पेंशन हो गया, प्रोविडेंट फंड का पैसा हो गया, वो इंक्लूड नहीं होगा। मान लो कोई कंपनी आपको कन्वेंस अलाउंस देती है या ट्रेवलिंग कंसेशन देती है, वो वेजेस की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है। इसके बाद मान लो कोई कंपनी आपको स्पेशल एक्सपेंसेस देती है, वो वेजेस की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है। हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ये वेजेस की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है। सेटलमेंट बिटवीन कोर्ट बिटवीन द पार्टीज एंड ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट और ट्रिब्यूनल, मान लो कोर्ट का कोई मैटर है, आप केस जीत गए, तो अब वो जो पैसा मिलेगा वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। एनी ओवर टाइम अलाउ, बाकी इसमें और भी डिटेल में हम देख सकते हैं बाद में। एनी ओवर टाइम अलाउंस है ना, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। एनी कमीशन पेबल टू द एम्प्लॉय, मान लो कोई किसी एम्प्लॉयर ने कोई कमीशन पे कर दिया एम्प्लॉय को, तो वो वेजेस की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। ग्रेचुटी इंक्लूड नहीं है वेजेस की डेफिनेशन में, वैसे ग्रेचुटी मिलेगी, मतलब मिलेगी, वो किस कंडीशन में मिलेगी वो हम आगे देखेंगे, ठीक है जी। रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, मान लो आपको कंपनी से मान लो किसी को निकाल दिया गया है, तो जब किसी को निकाल दिया जाएगा तो उसका कुछ अलाउंसेस मिलेगा, वो भी वेज कोड के अंदर ये प्रोविजन दिया गया है, वो हम डिटेल में देखेंगे समय के साथ साथ, ठीक है। यहां पर मैंने एक ब्लू कलर से डॉट लगाया है, स्टार एस्टिक मार्क किया है, बेसिकली ये इसीलिए क्या है क्योंकि यहां पर ये 50% रूल को बता रहा है, और 50% रूल के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। तो वेजेस के अंदर आपका बेसिक डीए और रिटेंशन अलाउंस, बाकी जो है अदर कंपोनेंट है। तो बेसिक डीए रिटेंशन अलाउंस 50%, जो अदर अलाउंसेस है वो 50%। बात यह है कि जो 50% रूल के हिसाब से जो अदर अलाउंसेस है वो 50% से हमेशा क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये 50% रूल है। अब आगे बात करते हैं इसमें जो मुद्दे की बात है भाई, जो पहला चैप्टर है कोड ऑन वेज का, वो क्या है, बेसिकली डेफिनेशंस हैं। हम जो है उन डेफिनेशंस को तो यहां समझेंगे नहीं, वो समय के साथ साथ जैसे जैसे मैं आपको सेक्शंस बताता रहूंगा वो आपको मिलती चली जाएंगी। हम जो है सीधा टारगेट करते हैं, सबसे पहले जो है सेक्शन नंबर 5। भाई 5 नंबर क्या कहता है, कोई भी एम्प्लॉयर जो है किसी भी एम्प्लॉय को जो भी मिनिमम रेट ऑफ वेज डिसाइड होगा उससे कम नहीं देगा। क्लॉज नंबर 5 ये बोलता है। अब यहां पर अगर मान लो किसी ने आपको जो है मिनिमम वेज, मान लो मिनिमम रेट ऑफ वेज जो है मान लो सेंटर ने डिसाइड किया 15,000, तो जो स्टेट है वो 15,000 से ज्यादा ही मिनिमम वेज रखेगी, ये भी हम बात करेंगे, है ना। यहाँ पे फ्लोर वेज की भी बात आएगी बाद में। तो अब कोई भी एम्प्लॉयर आपको 15,000 से बेसिकली कम अमाउंट नहीं दे सकता। मान लो किसी भी, मान लो सेंटर ने डिसाइड किया कि भाई अनस्किल्ड वर्कर के लिए 15,000 जो है मिनिमम रेट ऑफ वेज है, तो अब कोई भी एम्प्लॉयर जो है अनस्किल्ड वर्कर को 15,000 से कम पैसा नहीं दे सकता। ये सेक्शन नंबर 5 में है, ये आपको समझना। आप चाहे आप अनस्किल्ड में हो, सेमी स्किल्ड में हो या स्किल्ड में हो, ये आप अपने ऊपर लागू करके देख सकते हो। सेक्शन नंबर 6 कहता है कि ये जो है कोई भी एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो फिक्स करेगी मिनिमम रेट ऑफ वेज पेबल टू द एम्प्लॉय इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8। यहां पर मैंने यही बताया कि मान लो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि मिनिमम रेट ऑफ वेज क्या होगा। मान लो उसने डिसाइड कर दिया, मान लो यहां पर मिनिमम रेट ऑफ वेज, मान लो सेंटर है, सेंटर ने डिसाइड कर दिया 15,000, तो अब स्टेट भी जब मिनिमम वेज डिसाइड करेगा तो वो 15,000 से ज्यादा करेगा या फिर 15,000 पर करेगा, वो अपने हिसाब से करेगा, लेकिन 15,000 से कम नहीं करेगा। ये हम फ्लोर वेज में भी इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है जी। तो उसकी कैलकुलेशन जो है आएगी अभी आगे। तो यहां पर ये बात याद रखनी है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी मिनिमम रेट ऑफ वेज बनाएगा उससे कम जो है किसी भी एम्प्लॉय को पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये जो मिनिमम रेट ऑफ वेज है ये कैसे डिसाइड होगा, 2 तरह से डिसाइड होगा, ठीक है। अब यहां पर ये बात याद रखनी है कि या तो टाइम वर्क के हिसाब से या पीस वर्क के हिसाब से। टाइम वर्क का मतलब है काम का हिसाब टाइम से होगा, पीस वर्क का मतलब है काम का हिसाब आपके पीसेस से होगा। इसका ये मतलब है मान लो अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो, मान लो वहां पर आप अटेंडेंट हो या हाउसकीपर हो या आप इलेक्ट्रीशियन हो, तो काम के हिसाब से क्या होगा, आपको बोला जाएगा कि भाई आपको मान लो 25,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे,
ठीक है जी। पहली बात तो ये कि ये जो पैसा है मिनिमम वेज रेट से ज्यादा होना चाहिए, ये आपकी बात क्लियर होनी चाहिए। मान लो आप किसी ऑफिस में काम करो तो 25,000 रुपए पर मंथ आपकी तनख्वाह है, तो एक टाइम के हिसाब से पर मंथ, ठीक है। अब अगर काम के हिसाब से बात करें तो मान लो कोई गारमेंट फैक्ट्री है, मान लो कोई ऐसी फैक्ट्री जहां पर शर्ट्स बनती हैं। अब वो बोलता है आपको कि भाई मैं आपको जो एक शर्ट के 20 रुपए दूंगा, तो एक शर्ट के कितने मिलेंगे? 20 रुपए। तो ये हो गया गारमेंट फैक्ट्री के हिसाब से, यानी कि उस फैक्ट्री के हिसाब से पीस वर्क, यानी कि आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। मान लो कोई मतलब क्वांटिटी के हिसाब से आप 10 क्वांटिटी बनाएंगे, या एक क्वांटिटी के लिए मैं आपको 15 रुपए दूंगा, तो आप 100 बनाएंगे तो आपको 1500 रुपए मिल जाएंगे। समझ गए? तो यहां पर जो पीस ऑफ वर्क है वो इस तरह से डिफाइन किया गया है। आगे बात करते हैं, ये तो तीसरा जो पॉइंट है, यानी कि सेक्शन 6 का जो तीसरा क्लॉज है, भाई ये सब क्लॉज जो भी आप बोल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। अगर आप किसी भी फैक्ट्री के अंदर हैं और आप जो है मतलब पीस ऑफ वर्क के हिसाब से आपको पैसा मिलता है, फिलहाल अभी मिल रहा है, ये बात आप ध्यान से समझिएगा। मान लो आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, मान लो आप शर्ट बनाते हैं या कोई खिलौना बनाते हैं या कोई भी आइटम बनाते हैं, और आपको ये बोला जा रहा है कि भाई आप अभी जो है पीस ऑफ वर्क के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। तो जब पीस ऑफ वर्क के हिसाब से पैसा मिलता है तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब ये मत सोचिएगा कि भाई ये मेरे लिए नहीं है ये वीडियो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी सैलरी कितनी बनेगी। तो अब यहां पर आप ध्यान से समझिएगा, मैंने यहां पर एक्सप्लेनेशन किया है। क्या किया है ये देखो ध्यान से। इसका ये मतलब है, मान लो कोई स्किल्ड, पहले मैं इसको सेक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊंगा। मान लो कोई स्किल्ड वर्कर है और उसको जो है पर डे कितने रुपए मिल रहे हैं? 800 रुपए। स्किल्ड वर्कर को पर डे कितने मिले? 800 रुपए। तो ये जो पर डे जैसे ही आ गया तो ये किस में चला गया? टाइम वर्क के हिसाब से चला गया, यानी कि टाइम वर्क के हिसाब से किसी स्किल्ड वर्कर को 800 रुपए मिल रहे हैं। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 8 घंटे। मान लो आप जो है किसी गारमेंट फैक्ट्री में या किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और आपको पीस ऑफ वर्क के हिसाब से पैसा मिल रहा है, पीस वर्क के हिसाब से पैसा मिल रहा है। तो मान लो आपको 10 रुपए मिल रहे हैं एक शर्ट के। अब आपको ये पता है कि मैं 8 घंटे में कितनी शर्ट बना देता हूं? 50 शर्ट बना देता हूं। तो यानी कि 8 घंटे में जब आप 50 शर्ट बनाओगे तो आपको 8 घंटे के कितने पैसे मिलने हैं? यहां पर 500 रुपए। तो यहां पर आप भी स्किल्ड वर्कर हो एक तरह से, और यहां भी स्किल्ड वर्कर हो, तो यहां पर स्किल्ड वर्कर को 800 रुपए मिल रहे हैं टाइम वर्क के हिसाब से, और पीस वर्क के हिसाब से कितने बन रहे हैं? 500 रुपए। तो सरकार इस क्लॉज नंबर इस वाले सेक्शन में ये बोल रही है, जो 6(3) जो सेक्शन है इसमें ये बोल रही है कि भाई जब भी आपका मिनिमम वेज डिसाइड होगा, किसका? पीस वर्क के हिसाब से मिनिमम वेज डिसाइड होगा, वो इस तरह से होना चाहिए कि टाइम वर्क के हिसाब से जो वेज डिसाइड हुआ उससे कम नहीं होना चाहिए। यहां पर 800 रुपए था और यहां 500 थे, गलत हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। अब जब भी सरकार आप अपना जो मिनिमम वेज डिसाइड करेगी उसी के हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। वो कैलकुलेशन कैसे करोगे ध्यान से देखेंगे जी, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहां पर सरकार क्या करेगी, आप 8 घंटे में 50 शर्ट बना रहे थे, अब 8 घंटे में जो टाइम वर्क के हिसाब से स्किल्ड वर्कर को 800 रुपए मिल रहे थे, हम उस 800 को किससे डिवाइड कर देंगे? 50 से, क्योंकि आप 8 घंटे में 50 शर्ट बना रहे हो। तो 50 से डिवाइड करने के बाद आ जाता है 16 रुपए पर शर्ट। यानी कि सरकार बोलेगी कि भाई आप जो है मिनिमम वेज रेट जो है पीस के हिसाब से, पीस वर्क के हिसाब से आपको 16 रुपए देने हैं एक शर्ट पर, 10 रुपए नहीं देने हैं जैसा यहां पर लिखा है, ये नहीं देने हैं। कितने देने हैं? 16 रुपए। उम्मीद करता हूं ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है उन लोगों के लिए जो पीस वर्क में काम कर रहे हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करना, आपका जो है डाउट जो भी होगा उसको क्लियर कर दिया जाएगा। इसके बाद 6(4) क्लॉज 6 सब क्लॉज 4 6(4) कहता है कि जो सरकार जब डिसाइड करेगी मिनिमम रेट ऑफ वेज, तो उसमें क्या होगा? बाय द आवर, आवर के हिसाब से कर सकती है, बाय द डे, डे के हिसाब से, मंथ के हिसाब से। मान लो 100 रुपए पर घंटा आपको पैसा मिल रहा है, ये टाइम वर्क के हिसाब से है। डे के हिसाब से हो गया तो हम क्या करेंगे, एक घंटे को 24 एक घंटे में मतलब एक दिन में आप 8 घंटे काम करोगे, तो यानी कि 800 रुपए हो जाएगा पर डे। इसके बाद मान लो मंथ के हिसाब से करना है, तो मंथ के हिसाब से एक महीने में कितने काउंट करते हैं? 26 दिन काउंट करते हैं, 4 संडे हटा देते हैं, तो 26 दिन के हिसाब से कितना पैसा बन जाएगा? 20,800 रुपए पर मंथ। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद
where the rate of wage are fixed by the hour, by the day or by the month. The manner of calculating the wage shall be such as may be prescribed. यानी कि सरकार जो है बताएगी कि पर आवर के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करना है, पर डे के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करना है, पर मंथ के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करना है। यहां तो मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दिया है जो अभी बेसिकली हम करते हैं। यहां पर लिखा है सच एज मे बी प्रिस्क्राइब, हो सकता है ये रूल बनेगा और उसमें ये कैलकुलेशन आएगी, अभी नहीं है, अभी तो इसी हिसाब से हम कर रहे हैं। यहां पर हो सकता है फ्यूचर में कुछ और कैलकुलेशन चेंज हो जाए, वो ध्यान रखेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेज अंडर द सेक्शन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, यहां पर इसको भी समझना जरूरी है। तीन चीजें लिखी हैं, तीन चीजें क्या लिखी हुई हैं। जब भी सरकार मिनिमम रेट ऑफ वेज डिसाइड करेगी तो वो क्या क्या माइंड में रखेगी, एक तो स्किल्ड के हिसाब से माइंड में रखेगी, दूसरा ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से माइंड में रखेगी कि भाई अब ऐसा होगा, उसको ये तो पता है कि हमारे पास जो है अनस्किल्ड कैटेगरी के वर्कर है, स्किल्ड कैटेगरी के वर्कर हैं, सेमी स्किल्ड कैटेगरी के वर्कर हैं और हाईली स्किल्ड कैटेगरी के वर्कर हैं। अब यहां पर कौन कौन जो है किस तरह से आता है, जैसे अनस्किल्ड में आपके हेल्पर हो गए, हेल्पर बोले तो अटेंडेंट हो गए या हाउसकीपर हो गए, वो आपके अनस्किल्ड में आ गए। सेमी स्किल्ड में कौन से हो जाते हैं, जैसे कि ऑपरेटर कोई हो जाता है या हेल्पर हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन का हेल्पर हो गया, कारपेंटर का हेल्पर हो गया, इस तरह से जो है वो सेमी स्किल्ड में चला जाता है। अब स्किल्ड में क्या आ जाते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया, कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया, वेल्डर हो गया, स्किल्ड में चले जाते हैं, है ना। हाईली स्किल्ड में कौन कौन से जा सकते हैं, हाईली स्किल्ड में जैसे कि नर्सेज हो गई, है ना, वो हाईली स्किल्ड में चली जाती है, फार्मासिस्ट हो गए वो हाईली स्किल्ड में चले जाते हैं। तो इस कैटेगरी के बेसिस पर तो डिसाइड करेंगे ही मिनिमम वेज ऑफ रेट, और ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से भी डिसाइड करेंगे। अब ज्योग्राफिकल एरिया या ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, यानी कि मान लो आप सिटी में रहते हो और सिटी में रहते हो, मान लो आपकी सैलरी मान लो 800 रुपए पर डे है। मान लो आप जो है सेमी अर्बन यानी कि एक ऐसे एरिया में रहते हो जो सिटी तो नहीं है, टाउन है, उसमें रहते हो, तो मान लो 600 रुपए पर डे हो गया। अगर आप गांव में रहते हो तो 450 रुपए पर डे हो गया। तो इस तरह से जो है मिनिमम वेज रेट डिसाइड करेगी सरकार। ये जस्ट आपके लिए एक एग्जांपल है, आपको ये माइंड में रखना है, जब भी सरकार मिनिमम वेज रेट डिसाइड करेगी तो जो है कैटेगरीज को ध्यान में रखेगी, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, स्किल्ड है, हाईली स्किल्ड है, साथ में ज्योग्राफिकल एरिया को भी ध्यान में रख करके जो है ये बनाया जाएगा। इसके बाद सरकार जब भी मिनिमम रेट ऑफ वेज डिसाइड करेगी तो वो कुछ कंडीशंस को भी ध्यान में रखेगी, जैसे कि मान लो कहीं ऐसा तो नहीं है आप जो है बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर में काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा गर्मी है, कोई ऐसा तो नहीं है कि आप ज्यादा ह्यूमिडिटी वाले एरिया में काम कर रहे हो, उसके हिसाब से डिसाइड करेगी। इसके बाद सरकार ये भी डिसाइड करेगी कहीं ऐसा तो नहीं है आप किसी हैजार्डियस उसमें काम कर रहे हो, जैसे कि मान लो केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हो, कोई फर्नेस के अंदर काम करो, ब्लास्ट फर्नेस में काम करो। फर्नेस मतलब कि जैसे मान लो आयरन कहीं पर बनता है तो वहां पर ब्लास्ट फर्नेस होता है, एल्यूमिनियम कहीं बन रहा है तो वहां पर फर्नेस होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप ऐसे हजार्डियस एरिया में काम कर रहे हो, सरकार ये देखेगी, उसके हिसाब से जो है मिनिमम रेट ऑफ वेज डिसाइड होगा। ये भी देखेगी सरकार की कोई आप अंडरग्राउंड वर्क तो नहीं कर रहे हो, जैसे कि माइनिंग के अंदर काम करो, सीवर के अंदर काम कर रहे हो, सीवर क्लीनिंग कर रहे हो, टनल के अंदर काम कर रहे हो, गुफा टनल मतलब कि जो गुफा बोल सकते हो आप, उसके अंदर काम कर रहे हो। तो ये इसी बेसिस पर जो है सरकार डिसाइड करेगी कि आपका मिनिमम रेट ऑफ वेज क्या होगा। इसके बाद द नॉर्म्स ऑफ सच फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेज शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ये सब आएगा, जो भी नॉर्म्स होंगे, जो भी मिनिमम वेज ऑफ रेट डिसाइड होगा वो उसके नॉर्म्स जो है सरकार प्रिस्क्राइब करेगी, बताएगी बाद में, ठीक है जी। इसके बाद जो 6 का 7 सब क्लॉज है वो ये बोल रहा है, कि ये जो है ना जो मिनिमम रेट ऑफ वेज है इसकी जो संख्या है कम से कम होगी। कम से कम का मतलब है, मान लो मैंने आपको जैसे बोला इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, हेल्पर हो गया, ऐसा नहीं इन सबके लिए अलग अलग मिनिमम रेट ऑफ वेज बना दिया, नहीं, सरकार कोशिश करेगी कि भाई एक कैटेगरी जैसे कि स्किल्ड के लिए क्या मिनिमम वेज ऑफ रेट होगा, अनस्किल्ड के लिए क्या होगा, सेमी स्किल्ड के लिए क्या होगा। ये बेसिकली अभी भी ऐसा तो नहीं है कि नया जो वेज कोड है वो आज ही आया है, पहले पेमेंट ऑफ वेज एक्ट चलता था, उसमें ये सारी चीजें होती थी, तो वहीं से कुछ कुछ उठा करके यहाँ पर नए कानून में बना दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो बिल्कुल नई चीज है, पहले भी थी, अब जो है नया वेज कोड आया, तो इसीलिए मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको ये पता रहे कि कौन से सेक्शन में कहां पर क्या लिखा है। और
जब आप जागरूक होंगे तभी तो आप अपने हक की बात कर पाएंगे। ठीक है जी। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि जब भी आपका मिनिमम रेट ऑफ वेज डिसाइड होगा तो वो कैसे डिसाइड होगा। यहां पर मिनिमम वेज ऑफ रेट किस तरह से डिसाइड हो सकता है ये एक्सप्लेन किया है। अब ये नहीं सोचना है कि भाई ये वीडियो बनी है तो मेरे किसी काम की नहीं है। भाई आपको पता तो होना चाहिए, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था, मान लो आप पीस वर्क में काम करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे पीस वर्क में कहीं ऐसा तो नहीं मुझे कम पैसा मिल रहा है भाई, और टाइम वर्क के हिसाब से ज्यादा है और पीस वर्क के हिसाब से कम है, तो ऐसा तो नहीं है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी गई है अगर वो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम जो है अगला सेक्शन देखेंगे। और अगले सेक्शन में क्या है, सेक्शन वाइज सेक्शन जो है वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो की लेंथ जो है ज्यादा बड़ी बनेगी तो कट कर देंगे सेक्शंस। मान लो एक ही वीडियो में 2 सेक्शंस भी हो सकते हैं, एक ही वीडियो में 4 सेक्शंस भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वीडियो। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में जो भी चीजें समझाई वो आपको अच्छे से समझ में आई। तो अच्छे से समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।